नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे, लेट देम लर्न। यह आर्टिकल रिलेटेड है फेडरलिज्म से रिलेटेड इशू से, जानेंगे इस मुद्दे को। दूसरा हम देखेंगे शॉक प्रूफिंग पावर, कैसे कोल सप्लाई को अभी मैनेज किया जा सकता है जिससे कि फ्यूचर में इस तरीके का अभी जो शॉक देखने को मिल रहा है एनर्जी सप्लाई में वो ना देखने को मिले। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा आर्टिकल जो रहेगा वो रहेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 आर्टिकल्स इनको तो डिटेल में देखेंगे। बाकी 2 आर्टिकल्स हैं, एक तो ऑटिज़म से रिलेटेड और एक आर्टिकल है आपका कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर है, इनका जिस्ट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। शुरुआत होती है लेट देम लर्न आर्टिकल को आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। देखो अभी हुआ क्या है, केरला में आपको पता है लेफ़्ट पार्टी की रूलिंग चल रही है वहाँ पर, और चीफ मिनिस्टर वहाँ के पिनरई विजयन। तो उनके वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है वीपी जॉय, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा जो भी बातें कही गई थी उन सबको इग्नोर करते हुए गुजरात में अपनी विजिट इंश्योर की और वहाँ पर जाकर के ये देखना था कि वहाँ पर किस तरीके से डैशबोर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसके बेसिस पर गुजरात में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी वर्किंग है, चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे अलग अलग प्रोग्राम्स की हो, चाहे मिनिस्ट्रीज़ की हो, उनको एक जगह पर सेंट्रलाइज मैनर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे में ई गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लर्निंग के लिए अपने आप में गुजरात का जो ये मॉडल है डैशबोर्ड स्कीम का, इसको स्टडी करने के लिए केरला के चीफ सेक्रेटरी वीपी जॉय गुजरात में आते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी लैग पुलिंग होती है। तो ओवरऑल आप देखो कि एक स्टेट अगर किसी एक सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरों के लिए लर्निंग के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है। इसी को तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं ना। बट वही चीज़ है कि पॉलिटिक्स के चलते इतना ज़्यादा एक दूसरे की लैग पुलिंग हो रही है कि जहाँ पर लर्निंग प्रोसेस है वहाँ पर भी आप एक दूसरे को यूँ क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, राइट। तो एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूट हुए। फॉर एग्जांपल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों बनाया गया था? इसीलिए तो बनाया गया था ना कि वहाँ पर स्टेट्स एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें और एक दूसरे से कुछ लर्न कर सकें। जैसे आप देख सकते हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको कौन चेयर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और साथ में इसमें यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो आजकल तो खैर नीति आयोग स्टैब्लिश हो गया है 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए। तो इनके मेंबर्स भी हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो वहाँ पर भी तो यही काम था ना कि आइडिया एक्सचेंज हो सके, शेयरिंग हो सके। तो आज तो क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स होती नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब से नेहरू इरा के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको वाइंड अप करने में लगे हुए हैं, जिसमें एक तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बना दिया गया है जहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टीम इंडिया के आइडिया पे काम किया जाता है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसमें कि चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रहता है, जिससे कि कैसे हम अच्छी लर्निंग्स को एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ सकें। तो ओवरऑल ये जो काम है ये अल्टीमेटली है किसके लिए जी? गुड गवर्नेंस के लिए ही। तो हम सस्टेनेबल मैनर में हमारे गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम एक दूसरे के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से अंडरस्टैंड करके, लर्न करके खुद की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर राजनीति खेलने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा अगर देखें तो क्या गुजरात से ही सीखने की ज़रूरत है? जी नहीं, गुजरात खुद भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में केरला से सीख सकता है। तमिलनाडु का मॉडल जो देखें वो वेलफेयर स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तमिलनाडु से यूपी सीख सकता है कि कैसे वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर कैसे एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तैयार किया जा सकता है। एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर का जो लैंड रिफॉर्म मैनेज करने का जो तरीका है, या पंचायत लैंड रिफॉर्म मैनेज करने का तरीका है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं कर्नाटका की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग है उससे। इसके अलावा महाराष्ट्र से आप लर्न कर सकते हो कि किस तरीके से आप रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट कर सकते हो। तो हर एक स्टेट अपने आप में अलग अलग सेगमेंट्स में एक मॉडल का काम करता है, क्योंकि सबके पास में अपनी अपनी एक्सपर्टाइज हैं। उनसे एक दूसरे स्टेट्स अगर लर्न करेंगे तो ओवरऑल फ़ायदा इंडिया को होगा। तो इसमें यहाँ पर लैग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी केवल एक मॉडल को ही प्रमोट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जितने अच्छे मॉडल्स हैं उनको प्रमोट करो।
जैसे आपने सुना होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है। बोलो उसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर दो, जिससे कि वहाँ के किसानों को या वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा हो, वहाँ के बिजनेसमैन हो पैसा कमा सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो सके। तो ओवरऑल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होना चाहिए, जहाँ पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगे कि हाँ अब आगे कौन निकलता है। पर वहाँ पर एक जेलेसी वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन वाला सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, ये देखा हमने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है शॉक प्रूफिंग पावर। देखो इस आर्टिकल को आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो आपको पता है पिछले साल की बात है, अक्टूबर में भी इसी तरीके से बिजली की प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, और आप देख सकते हो आज के टाइम पे हम देखें तो अगेन वही परिस्थितियां गुजर रही है, जहां पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ स्टेट्स में तो ये हो गया है कि हाँ भाई कोल पावर अवेलेबल होने में मुश्किलें आ रही हैं। ठीक है, और मजबूरन जो है वो महंगा कोयला ख़रीदा जा रहा है। और कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे ऐसे स्टेट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी पावर रिक्वायरमेंट को थोड़ा रिड्यूस करें। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक तो कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद में अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से बढ़ी है ना, इस वजह से क्या हो गया, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है ना। इसके चलते जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसमें आप यूक्रेन रशिया टेंशन आप देख सकते हो, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस इंटरनेशनली पहले ही देखा गया। तो ये चीज़, दोनों चीज़ें मिलकर के अचानक से ये कोल शॉर्टेज का एक कारण बन गई। तो सवाल ये है कि हम कैसे इससे निकल सकते हैं। अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो वहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, उसमें हमारे यहाँ पर ये है कि आज हमें जो भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं उस पर 35% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। 2022-23 की बात है। ठीक है, पिछले एक साल के कंपैरिजन में, मतलब 2021-22 जो कि ख़त्म हुआ 31 मार्च 2022 को, उसके बाद में जो हम कोयला प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें 35% ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है हमें। साथ में ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट का। डोमेस्टिक मार्केट की बात कर लो, यहाँ पर भी 300% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है जो भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, पावर जनरेटिंग जो भी सिस्टम है, जो पावर जनरेट करने के लिए जो कंपनीज काम कर रही है उनको, किनको, जिनसे कोयला खरीदा जा रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम आ रही है कोल सप्लाई में। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण तो क्या हो गया, कोविड के बाद का हो गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा कारण आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में जो इशू आ रहा है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। और तीसरा कारण है कि अभी मार्च में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है अचानक से। तो गर्मी को कंपनसेट करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे डिपेंड करते हैं। कल हमने हीट वेव का जो सिनेरियो देखा था उसमें जाना भी था कि कैसे हीट वेव हमारी ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है, रेनफॉल जो होता है इस टाइम पे वो नहीं हो पा रहा इस वजह से। तो एनर्जी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि 1901 से लेकर अभी तक का जितना भी टाइम बीता है उसमें ये जो मार्च 2022 गुजरा है ये 3 हॉटेस्ट मार्च में से एक है। ठीक है, और डिमांड कितनी हो गई, 200 गीगावाट से भी ज़्यादा पर डे। अब आप देख लो अचानक से अगर बिजली की डिमांड बढ़ेगी और आपने तैयारी कुछ कर नहीं रखी है, प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, उनके पास में केवल 2 ऑप्शन रह गए। एक तो ऑप्शन रह गया कि वो मजबूरन एक्सपेंसिव पावर खरीदें। भाई जनरेशन का काम तो दूसरी कंपनीज करती हैं, वो तो कोयला लेकर के आएंगी और फिर बाद में पावर जनरेट करेंगी, और फिर बाद में जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती हैं। तो उनको मजबूरन या तो महंगा खरीदना पड़ेगा। दूसरा सवाल क्या है कि अगर वो खरीद भी लेती हैं तो फिर कंज्यूमर को क्या महंगी बिजली बेच सकती हैं वो। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो क्या है, लॉसेस बहुत सारे, AT&C लॉसेस जो होते हैं ना, जिसमें आप ट्रांसमिशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, जो AT&C का मतलब हो गया एक तरीके से अकाउंट्स एंड कॉमर्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जिनमें भी जो पर यूनिट चार्जेस इकट्ठा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को वो हो नहीं पा रहा है, या तो चोरी हो जाती है या सरकारें माफ़ कर देती हैं बिल को। इस तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है, और कंज्यूमर जो है वो वैसे भी सब्सिडी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में डिस्कॉम कंपनीज के पास में महंगी पावर खरीदने का ऑप्शन है, बट वो ये रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम है। फिर बाद में ऑप्शन क्या बचता है, पावर रेशनिंग। पावर रेशनिंग का मतलब कि भाई आप
7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की कटौती कर लो, फिर बचे हुए टाइम में सप्लाई दे दो। या कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर 7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, बाकी बिजली कट रही है। तो आपने क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया, कंट्रोल कर दिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को। साथ में पावर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी क्या किया गया है इस पूरे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए कि भाई एक तो हमारे यहाँ पर जो कैप्टिव कोल प्रोडक्शन है, दैट मीन्स मान लो कोई एक पावर प्लांट चल रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री चल रही है, तो उसके पास में ही खुद ने अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक माइन परचेज कर रखी है, तो उस माइन से कोल प्रोडक्शन को वो राइज करे। दूसरा, नॉन पावर सेक्टर की तरफ पावर रेशनिंग कर देनी। इसका मतलब क्या, कोल रेशनिंग कर देनी, मतलब कि थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर प्रोड्यूस होनी है, थर्मल पावर जहाँ प्रोड्यूस होनी है, बोलो वहाँ पर तो कोल सप्लाई कंटिन्यू रखो, बाकी जो इंडस्ट्रीज है जैसे एल्यूमिनियम स्टील स्मेल्टिंग की, तो बोला आप आयरन एंड स्टील स्मेल्टर्स, तो बोलो वहाँ पर आप एक बार सप्लाई को रोक दो। और साथ में पर यूनिट कैपिंग भी फिक्स कर दी है पावर मिनिस्ट्री ने कि 12 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज करेगा नहीं। तो इस तरीके से कोशिशें तो देखो की जा रही हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा और पावर मिनिस्ट्री के द्वारा, बट राइटर्स जो हैं वो कुछ और सजेशन दे रहे हैं कि हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला सजेशन तो ये दिया जा रहा है कि हमें एक इनेबलिंग इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उनकी एफिशिएंसी हम गेन कर सकें। देखो हमारे देश में कोल बेस्ड जनरेशन कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लगभग 200 गीगावाट। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 70% तो केवल और केवल थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ही है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक रिसर्च असेसमेंट पेपर अभी रिलीज़ हुआ, CEEW के द्वारा असेसमेंट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा किसके द्वारा हो रही है, जो ओल्डर और इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, मतलब जिनमें कोयला ज़्यादा लगता है, जो पुराने प्लांट्स हैं और जहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन भी कम है। जबकि दूसरी तरफ नए और एफिशिएंट जो पावर प्लांट बने हैं उनको कोल सप्लाई हो ही नहीं पा रही है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने और घसे पीटे जो पावर प्लांट्स हैं उनको हमें एक बार साइड में करने की ज़रूरत है, और जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कोयले की इनपुट के हिसाब से और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब पावर प्लांट एफिशिएंसी आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम नए पावर प्लांट्स को अगर हम प्रमोट करेंगे और ओल्ड पावर प्लांट्स को अगर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट करेंगे, भाई रुको तुम, ठीक है, तो इसमें 6% कोयला बच पाएगा। डिमांड जो है वो 6% तक रिड्यूस हो जाएगी, और वो 6% रिडक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि आज की जो बुरी परिस्थितियाँ चल रही है ना, इन परिस्थितियों को हम हैंडल करने के लिए वो स्टॉक बना करके रख सके। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सजेशन ये कि जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको एक स्मार्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो प्रॉपरली कोल स्टॉक और कोल डिमांड के लिए अपना एक प्लान बना सके। ठीक है, इसके लिए क्या हो कि डिमांड फोरकास्टिंग हो पाएगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। भाई सीधी सी बात है, आप कैलकुलेट करो, असेसमेंट करो कि किस टाइम पर, किस पीक टाइम पर कितना कोयला चाहिए होता है, किस टाइम पर हमें कम कोयले की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर हम कैसे स्टॉक बना सकते हैं जिससे कि पीक आवर्स या पीक टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हम टाइम से प्रोड्यूस कर सकें। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि हम कैसे भी करके प्लानिंग करनी चाहिए डिस्कॉम कंपनीज़ को, जिससे कि फिर बाद में अचानक से वही है, आग लगने के बाद कुआं ना खोदना पड़े, पहले कुआं खोद के तैयार रखो। ठीक है जी, आग का इंतज़ार मत करो, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बना करके रखो। ठीक है, इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं दोनों कि हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है टाइम ऑफ डे प्राइसिंग, और एफिशिएंट कंजम्पशन बिहेवियर भी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ थर्मल पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने वाली कंपनीज जो हैं वो डीप पॉकेटेड हैं, बहुत पैसे वाली हैं, तो अचानक से वो सारा स्टॉक अपनी तरफ खींच ले। एक प्रॉपर मैनर में भी कंजम्पशन बिहेवियर भी एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टॉक बनाने के लिए आप एक साथ इकट्ठा कर लो, फिर तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, होर्डिंग हो गई एक तरीके की। और दूसरा, प्राइसिंग इस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि जब पीक डिमांड बने तो उसको आप नुकसान में ना पहुंचाओ। जैसे अभी आप देखो कि अचानक से डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप महंगी बिजली बेच दोगे, ठीक है, तो ऐसे में तो अल्टीमेटली नुकसान फिर कंज्यूमर को हो जाएगा। तो पहले ही आप प्राइसिंग यूनिट की इस तरीके से रखो ना, जिससे कि फिर बाद में कंज्यूमर को ज़्यादा शॉक नहीं देखने को मिले। तो दूसरा हो गया, आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, जिससे कि डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो लॉसेज हैं उन लॉसेज को हम कंट्रोल कर सकें, जो भी नुकसान है। भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद में डिस्कॉम्स खरीदते हैं, डिस्कॉम जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उसके बदले में पैसा देता है डिस्कॉम को, और फिर उसके बदले में पेमेंट दिया जाता है जनरेटर को। अब सवाल क्या है
कि डिस्कॉम जो है वो लगभग कितने नुकसान में चल रहे हैं, 21% में, जबकि इतने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, क्योंकि एक तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं और एक टाइम पर जो कंज्यूमर से यूनिट के पैसे मिलने चाहिए, बिजली का जो बिल भुगतान करना चाहिए कंज्यूमर को, वो नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, डिस्कॉम्स के पास में नुकसान। अब नुकसान हो गया तो ये टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं। और जब टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो कहाँ पर इनको बिजली मिलेगी जी? इस तरीके से भी ये क्राइसिस अभी करंटली चल रहा है। तो ऐसे में टाइम पर पेमेंट करना ज़रूरी है और ये लॉसेज है ना, इनको रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अभी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो नेट मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स, इस तरीके के कॉन्सेप्ट चलाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स में आपको पता है प्रीपेड मीटर्स हो गए इस तरीके से। नेट मीटरिंग का मतलब कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट अगर घर पे लगा करके रखते हो तो आप बिजली को बेच भी सकते हो डिस्कॉम्स को, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उस बिजली की कंपनसेशन के तौर पे बाद में फ्यूचर में ले भी सकते हो बिजली। तो ये चीज़ें, इसके अलावा रेगुलेटर्स को एम्पावर करना जिससे कि पेमेंट टाइम पे हो सके, जिससे कि आज ये जो सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीज़ों को हमें और प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम जो डेवलपमेंट चाहते हैं ना, इसके लिए इस तरीके के शॉक्स को हमें अवॉइड करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चाहे फिर वो क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हो। तो हमें इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को भी हमारा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कोल सप्लाई जो है उसको भी प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है, और साथ में जो लॉसेज हैं डिस्कॉम कंपनीज़ के उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तब जा करके हम हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो देखो इसी तरीके से मुश्किलें आती रहेंगी और हम ऐसे ही वेट करेंगे कि हाँ जी अब ख़त्म हुआ, अब ख़त्म हुआ, जो कि ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मेकिंग रूम फॉर द विक्टिम। आर्टिकल को लिखा है उपमा गौतम और प्रिया दास ने। आर्टिकल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी एंड स्टैब्लिशमेंट, जीएस पेपर 2 के साथ में। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से विक्टिम्स का जो एक मोमेंट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे सीधा सवाल उठता है कि भाई आपने विक्टिम्स को कितना क्या ध्यान रखा। ठीक है, रिसेंट इंसिडेंट, अभी ये इंसिडेंट क्यों आया है, देखो देखा जाए ना तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं, एक तो पुलिस, एक जुडिशरी और एक होती है जेल। तीनों मिलकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं। तो ओवरऑल मुद्दा क्या है वो देखो। अभी लखीमपुर खीरी इंसिडेंट आपको पता होगा, जिसमें एक पॉलिटिशियन के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पे सीधी। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ 1-2 जनों की डेथ हुई थी, शायद 7 जनों की डेथ हुई थी, समथिंग कुछ ऐसा इंसिडेंट था वो। तो ओवरऑल आप देखो कि हाईकोर्ट जो है, ठीक है, हाईकोर्ट ने बेल दे दी किसको, उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को, जिस पे ये था कि हाँ जी उस बंदे ने वाकई में गाड़ी बहुत स्पीड से चलाई और लोगों को सीधा मार दिया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को, जो हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी ना, उसको डिनाई कर दिया, ये कह के कि आपने विक्टिम की बात ढंग से सुनी नहीं है। ठीक है, तो इस केस का नाम है जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा एंड अदर्स। ठीक है, लखीमपुर खेड़ी वायलेंस केस है ये। तो आप देखो कि जो विक्टिम का जो रोल होना चाहिए ना अक्यूज्ड को बेल देने में, उसको अभी तक बहुत हद तक इग्नोर किया जा चुका था। तो राइटर्स का ये कहना है कि एक आशा की किरण यहाँ पर दिखती हुई हमें नज़र आ रही है कि भाई बेल अगर किसी भी अक्यूज्ड को दिया जा रहा है किसी भी जजमेंट में कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में आप विक्टिम को तो कम से कम सुनो कि भाई विक्टिम का क्या सिनेरियो है, विक्टिम क्या देख रहा था, क्या परेशानियों का उसको सामने करना पड़ा। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन का एक कोट है कि अभी तक बोला इतना लंबा समय बीत गया है कि हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट की पिलर को भूल रहे हैं, जो कि विक्टिम है। क्योंकि देखो अगर पीड़ित की बात ही आपने नहीं सुनी तो आप क्या सही करोगे, किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे इंप्रूवमेंट लेकर के आओगे। तो विक्टिम्स की टेक केयर करनी तो ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है केवल अक्यूज्ड को ही हाईलाइट कर दिया जाता है, विक्टिम के बारे में कोई बातचीत ना विक्टिम को वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है जब कभी भी कोई बेल से रिलेटेड हियरिंग हो। क्योंकि अल्टीमेटली परेशान कौन है भाई, विक्टिम ही तो है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन का भी एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज़ ऑफ पावर 1985। इसको भी एक इम्पॉर्टेंट वे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि वाकई में जो अभी हाई कोर्ट ने बेल दी है लखीमपुर खेरी वायलेंस में, ठीक है, तो वो लोग बेल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि विक्टिम को प्रॉपर्ली सुना नहीं गया था। तो ऐसे में यूएन का ये जो डिक्लेरेशन है इसको भी फॉलो किया गया है इस पर्टिकुलर, अगर इस पर्टिकुलर बेल इंसिडेंट की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके आगे आप देखो कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर मैनर में, जब तक आप विक्टिम को कॉन्फिडेंस में नहीं, राइट टू बीइंग हियर्ड, ठीक है,
कि भाई हमें भी सुनो, हमारा अधिकार है। तो बेल देना है या बेल को कैंसिल करना है, इन सारी चीज़ों में प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, जो वकील होते हैं, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो कि विक्टिम को डिफेंड करते हैं, और दूसरी तरफ से जो पार्टी अक्यूज्ड है वो अपने हिसाब से वकील हायर करती है, फिर वो केस लड़े जाते हैं। तो वहाँ पर सवाल यही तो होता है ना कि बेल अगर दी जा रही है तो उसके पहले कम से कम विक्टिम की क्या परेशानियाँ वो सुनो। तो अगेन वही चीज़ आ रही है। इसके आगे अगर हम देखें, हमारे यहाँ पर बेल देने का जो ट्रेंड है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो देखो, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एनसीआरबी का डेटा है 2020 का, वो ये कहता है कि हमारे देश में जिन लोगों का कन्विक्शन हो चुका है, कन्विक्शन का मतलब जिनका दोष साबित हो चुका है, उनमें से 39.3%, और जो लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं कि जिनका केस अभी चल रहा है, उनमें 95.4% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि बेल पर बाहर हैं। ठीक है जी। तो ऐसे में हमने क्या देख लिया कि बेल इज द रूल, जेल एन एक्सेप्शन, मतलब कि कैसे भी करके किसी भी इंडिविजुअल को, वही बात, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है कि भाई चाहे दोषी कितने ही छूट जाएं पर किसी भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा प्रिंसिपल हम सीधा सीधा यहां पर देख रहे हैं कि भाई जेल तो बहुत रेयर केसेस में हम रखेंगे, बाकी बेल का एक स्कोप हम बना करके रखेंगे, और ये चीज़ यहां से बिल्कुल क्लियर भी होती है। वैसे अगर बेल, क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें या बेल की अगर बात की जाए, ठीक है, रिहाई जो होती, रिहाई तो क्या मतलब, एक तरीके से जमानत जो होती है, केस तो कंटिन्यू रहता है पर कुछ दिन के लिए जमानत पे निकलते हैं लोग, ठीक है, तो वो हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा 1973 का, उसका बेसिस पे चलता है, और उसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट को भी देखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो जिस तरीके के केस को अभी सुनवाई में लिया जा रहा है, उस तरीके के केस पहले भी आए हैं जुडिशरी के सामने, तो जुडिशरी उन अपने प्रीवियस जजमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करेगी कि हाँ जी, प्रीवियस जजमेंट क्या कोई हेल्प कर सकता है जुडिशरी को कोई भी डिसीजन लेने में। और जो सीआरपीसी है वो तो हेल्प करता है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब जब भी बेल देने की बात आती है ना, और उसमें बेल में एक तो बेलेबल ऑफेंस होते हैं कि भाई जिनमें बेल दी जा सकती है, और एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस कि भाई ऐसे क्राइम जिनमें बेल देने से पहले 1000 बार सोचा जाए। ठीक है, तो नॉन बेलेबल केसेस में क्या होता है, कोर्ट या फिर ऑफिसर्स जो है वो अपने डिस्क्रिशन का यूज करते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब कि कोई प्रॉपर फॉर्मेट उनके पास में अवेलेबल नहीं होता है, वो केवल अंडरस्टैंड करते हैं केस की ग्रेविटी को कि भाई केस कैसा है, जो भी ऑफेंस है वो कितना ज़्यादा संगीन था, पनिशमेंट की सीवियरिटी देखी जाएगी कि वाकई में उस केस के लिए कितना ज़्यादा पनिश किया जाने की बात की जा रही है उस पर्टिकुलर कन्विक्ट को, या फिर उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को, या जो मेन ऑफेंडर है उसको, या फिर जो विक्टिम है उसको कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, और सोसाइटी के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है। तो ओवरऑल आप देखो, इन सारे इंसिडेंट्स को या इश्यूज को ध्यान में रखते हुए फिर बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी, ये डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा या फिर पर्टिकुलर ऑफिसर के द्वारा जिसने पकड़ा है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ओवरऑल डिस्क्रिशन आया कि नहीं, वहां पर सोच समझ करके डिसीजन लेने का पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे में विक्टिम का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब नॉन बेलेबल मैटर होता है तो। ठीक है, और वैसे अगर कोई बात देखो कि मान लो किसी को सेंटेंस इस तरीके का दे दिया जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, मान लो 7 साल से ज़्यादा उम्र की तो सज़ा है, या फिर डेथ सेंटेंस दे दी, या फिर डेथ सेंटेंस वाला तो खैर इंसिडेंट थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, 7 साल से ज़्यादा की अगर मान लो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी, तो उस केस में भी अगर कहीं पर अगर जुडिशरी या फिर ऑफिसर अगर बेल कंसिडर करता है, तो उस केस में आप देखोगे कि वहाँ पर विक्टिम को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर विक्टिम उस पर्टिकुलर बेल इंसिडेंट से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लगा सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि जी मेरी सुनवाई क्यों नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया पूरा प्रोसेस जिसमें डिस्क्रिशन है, विक्टिम को बार बार कोशिशें करनी पड़ती है कि मुझे सुना जाए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। जबकि दूसरी तरफ कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन है, कानून है, जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एक है पॉक्सो एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के बेसिस पे क्या होता है कि जो विक्टिम हो ना, उसको पूरा अधिकार दिया जाता है कि हाँ भाई आपके साथ में क्या हुआ आप पूरा बताओ। जितने भी प्रोसीडिंग्स होगी उनमें विक्टिम का पार्टिसिपेशन पूरा होता है। तो ऐसे में जब स्पेशल लेजिस्लेशंस में विक्टिम को इतना प्रोटेक्शन मिल रही है, तो बाकी जो इनके अलावा जो लेजिस्लेशन है या फिर जो और ऑफेंसेस हैं, उनमें भी विक्टिम का जो अधिकार है, राइट टू बी
हर्ड, ये मेंटेन रहना ज़रूरी है। और इस चीज़ को वीएस मलिमत कमेटी ने 2003 में भी बताया और लॉ कमीशन की 268वीं जो रिपोर्ट है उसमें भी बोला कि विक्टिम का पूरा अधिकार होना चाहिए, उसका पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, उसकी बेल मिले या उसको बेल नहीं मिले। तो ऐसे में विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है कि भाई वाकई में उस पीड़ित को कितनी पीड़ा हुई है, इसके बेसिस पे ये जजमेंट दिया जाए। तो ये दोनों आप याद रखोगे। इसके आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि पहले भी इसी तरीके का इंसिडेंट आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास में SC ST का जो केस था उसमें विक्टिम को प्रॉपर्ली सुना नहीं गया था हाई कोर्ट लेवल पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, जिसका नाम है हरिराम बम्बी वर्सेस सत्यनारायण, 2021 का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आपने विक्टिम को सही तरीके से सुना नहीं, इसलिए आप बेल दे रहे हो। बोले विक्टिम को पहले ढंग से सुनो, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल क्या हो गया, राइट टू बी हर्ड, विक्टिम का जो अधिकार है कि भाई मेरी भी सुनो, वो अधिकार यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी तरफ से गाइडलाइन दे रखी है। तो ओवरऑल राइटर्स का ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट है लखीमपुर खेरी का जो केस है, इस केस को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अब नई सिस्टम शुरू की है ये बहुत ही सही है। या फिर जो विक्टिम को आप कह सकते हो कि साइड में कर दिया था, उसको अब इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही हो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो उस केस में विक्टिम का इंक्लूजन होना चाहिए, चाहे बेल दो या बेल ना दो, ठीक है, तब जाकर के हम सही में जस्टिस कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो ऑटिज्म से रिलेटेड, इससे संबंधित हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था। इसमें देखो केस बताया जा रहा है, केस तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म का मतलब क्या होता है। देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल जो भी होते हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन करने में बड़ा जोर आता है, या फिर वो करना नहीं चाहते, या फिर उनको डर लगता है, या फिर वो कम्युनिकेशन में वीक रहते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या मतलब कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी वो रिपीटेडली करते चले जाएंगे, और वो रूटीन के साथ में इतने ऑब्सेस होते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने रूटीन को चेंज होता हुआ पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म एक जेनेटिकली इंड्यूस्ड एक तरीके का बिहेवियरल वेरिएशन है, जिसमें आप देखोगे कि 100 से ज़्यादा जीन्स में डिफेक्शन आ जाता है, चेंजेज आ जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका ब्रेन के डेवलपमेंट में इंपैक्ट आता है, और उस ब्रेन डेवलपमेंट में चेंजेस की वजह से ही उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो ऑटिज्म से रिलेटेड देखो एक आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था, इससे भी अच्छे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर तो केसेस को बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो केसेस आप खुद से देख लेंगे। बाकी ऑटिज्म से रिलेटेड जो आर्टिकल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, तो आप देख लेना। इसके आगे नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो वॉर की वजह से कितना नुकसान हमें हो रहा है। एक तो जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री डाउन हो गई है, ये देखो यहाँ पर जो डेटा बताया है ना, ये सारा केवल और केवल 2022-23 के लिए एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही हैं, तो इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। रिलाई हमें करना है इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उस पर, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट को भी थोड़ा सा डाउन कर दिया है। इन्फ्लेशन आपको पता है बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 2021-22 में टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है, जिसमें जीएसटी कलेक्शन तो और भी अच्छा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन का स्कोप थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। और इसके आगे अगर हम देखें तो फ्यूल प्राइस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसके बारे में बताया है। एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट को भी गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ का टारगेट किया था, बट अभी 21,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट पे जा रहा है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो तो पैसा निकाल के ले जा रहे हैं इंडिया से निकाल के बाहर, क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से। इसके आगे आप देख सकते हो फूड सब्सिडी है, तो उसको भी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं ना, उसको एग्जामाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वीट की सप्लाई थोड़ी रुकी हुई है। तो उस केस में जो किसान वीट एक्सपोर्ट करते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट एक्सपोर्ट करने से हो रहा है। तो इस केस में अब कहीं ना कहीं एमएसपी को भी थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 10 साल के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिलीज़ की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर कितना रिटर्न पॉलिसी कितना चल रहा है, उनकी यील्डिंग कितनी चल रही है, 7.5% तक। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है उन लोगों को नुकसान बहुत है अभी, क्योंकि जो लोग नए खरीदेंगे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब हमने पहले ऑलरेडी देख लिया था एक्सप्लेन पेज पे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जब अभी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्डिंग ज़्यादा है ना,
तो इन्वेस्टर जो होता है उसको कैसे बेनिफिट होता है, और एक जो आप कह सकते हो कि जो होल्डर है उसको कैसे नुकसान होता है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो इस पर भी आप एक बार नज़र डाल सकते हो। तो इस डिस्कशन में इतना ही था हमारे पास कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।